नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VB.NET के अंतर्गत प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल। ठीक है, प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इसे हम बोलते हैं। तो ये होती क्या है? देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो कुछ कंडीशंस के आधार पर हमको काम करना होता है। यानी कि अगर वैल्यू इसके नीचे, मतलब एक कंडीशन के नीचे इनपुट की गई तो आंसर क्या आना चाहिए, उस कंडीशन के ऊपर इनपुट की गई तो आंसर क्या आना चाहिए। यानी कि कुछ कंडीशन या शर्त के आधार पर हमको प्रोग्राम को रन करना होता है। तो उसी स्थिति में उस समय हमको काम क्या आता है? फ्लो, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी कि डेवलपर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो चाहता है कि कुछ कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है, कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, उस आधार पर प्रोग्राम को रन कराएं। तो उसके समय ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की। जैसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय हमको क्या मतलब कंडीशन लगाना है, या फिर कुछ डिसीजन लेना हमको। ठीक है, जैसे आपने सिंपल जो प्रोग्राम है MS एक्सेल में देखा होगा, हमने फंक्शन देखे थे। फंक्शन मतलब इफ़ फंक्शन देखे थे। तो इफ़ फंक्शन में हम क्या करते थे, यदि 18 के नीचे वैल्यू है तो वो वोट नहीं दे सकता, अगर 18 के बराबर है, 18 के ऊपर है तो वोट दे सकता है। तो एक छोटी सी कंडीशन हमने देखे थे, उसी कंडीशन को हम आप यहाँ पे देखेंगे। अगर कुछ चीज़ों को हमको बार बार रिपीट करना है, जैसे हम बात करें कि 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट कराना है, या कुछ ऐसी चीज़ हमको ज़रूरत है। एक्सेप्शन हैंडलिंग करना, यानी कि जब एरर आ जाती है अचानक से, तो उस बस कंडीशन को, यानी कि जिस जगह एरर आई है उसको बस छोड़ दे और बाकी की कंडीशन रन हो जाए। तो इन सभी जगह में हमको ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की। यहाँ पे मुख्य रूप से देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इसी को ब्रांचिंग स्टेटमेंट बोल सकते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट होती है, लूपिंग मतलब बार बार कोई काम करना, उसके लिए होती हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब आप देख सकते हैं जब हम 10 लाइन को रन कर रहे हैं, 10 में से 9 में अगर एरर आ गई, 9वें नंबर में, तो पूरी की पूरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मान लो 10 लाइन है, 10 में से 5वीं लाइन में अगर एरर आ गई है तो बाकी की 9 लाइन आपकी क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, इसको स्किप कर देना चाहिए। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम सारी कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरी लूपिंग स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मुख्य रूप से क्या होती है, प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तो लाइन बाय लाइन रन होता है। कैसे होता है? लाइन बाय लाइन, यानी कि 10 लाइन है तो क्रम से ही रन होगा। पर जो यूज़र है उसकी सुविधा के अनुसार डेवलपर चाहता है कि ये जो है कुछ कंडीशन के आधार पर रन हो। यानी कि वो 5 में जाए, कंडीशन चेक करे, अगर कंडीशन सही है तो फिर वापस आ जाए, फिर कंडीशन चेक करे। तो इस प्रकार से हम इस फ्लो को अगर चेंज करना चाहते हैं या इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रोग्राम का जो फ्लो हो रहा होता है, यानी कि रन हो रहा होता है, उस रन होने के फ्लो को अगर कंट्रोल करना है तो हमको ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल स्टेटमेंट की। किसकी? कंट्रोल स्टेटमेंट की। दो मुख्य रूप से होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम इतनी सभी कंडीशंस को जानेंगे। नेक्स्ट जो होती है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ें हमको बार बार रन कराना होता है, जैसे कि हमको फॉर के आधार पर फॉर ईच है, वाइल है, डू वाइल है, और यहाँ अगर कंडीशनल में देखें तो सिंपल इफ है, जिसमें ओनली ट्रू कंडीशन होती है, यानी कि शर्त लगाई जाती है पर सिर्फ राइट होने पर ही वो रन होगा, रॉन्ग होने पर रन नहीं होगा। इफ एल्स में राइट और रॉन्ग दोनों आ जाते हैं। नेस्टेड इफ में आपको एक कंडीशन के अंतर्गत दूसरी कंडीशन, यानी शर्त के अंदर शर्त मिलती है। लेडर इफ में आपको मल्टीपल कंडीशंस देखने को मिलती है। सेलेक्ट में भी आपको लेडर इफ जैसे ही है पर थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, मतलब एक ही क्या है, एक ही कंडीशन पर बार बार अगर काम करना था हमको सेलेक्ट पर काम करना था, पर यहाँ पे थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो सिंपल इफ। सिंपल इफ के बारे में हम बात करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारे पास में देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत नया प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें हमने पहले देख चुके हैं। बार बार हम नया प्रोजेक्ट लेने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे सामने नया प्रोजेक्ट है और नया प्रोजेक्ट में हमारे पास एक फॉर्म भी दिख रहा है। इस फॉर्म में हम कुछ चीज़ें एंटर कर देते हैं, यानी कि कुछ कंट्रोल्स ले आते हैं, उनको फॉर्मेट कर देते हैं, और फॉर्मेट करने के साथ साथ हम उसमें जो है क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको क्या लेना होता है, जैसे मैंने टूल बॉक्स में बताया आपको, सबसे पहले ग्रुप बॉक्स लेना है। ग्रुप बॉक्स आप लेकर आ जाओ, और ग्रुप बॉक्स को लाने के बाद आप उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लो। ठीक है, ये ग्रुप बॉक्स आ गया। ग्रुप बॉक्स की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसमें इसका नाम बदल सकते हैं। चाहे तो नाम क्या बदल लो कि भाई हम जो है कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं।
ये देखिए हमने कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिए। इसकी फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग देखिए, फ़ॉन्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें जाओ और यहाँ पे जाकर आप जो है इसको बोल्ड कर दो, 14 कर दो, जो भी करना है। यहाँ फ़ॉन्ट के साइज़ बढ़ चुके हैं। इसके फ़ॉन्ट का कलर बदलना है या फिर बैकग्राउंड का कलर बदलना है तो देखिए बैक कलर प्रॉपर्टी होती है इसकी। बैक कलर में जाकर इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। चाहे तो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर भी आप बदल सकते हैं। इसमें हम ले लेते हैं एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं आंसर के लिए। तो हम ले लेते हैं 2 लेबल और 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन, ठीक है। तो 2 लेबल कैसे लेते हैं, देखिए हमने लेबल को सिलेक्ट करें नॉर्मली माउस की लेफ्ट बटन से, और उसके बाद हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक और एक 2, इनको चाहे तो और स्केप बटन दबा दोगे तो ये जो है इनको ले जाकर आप जो है थोड़ा सा इस साइड सेट कर लो। फिर आप 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लो। तो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे लेते हैं, देखिए इसी में कॉमन कंट्रोल में जाइए और नीचे आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। आप नॉर्मली अगर इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो 2 टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। अब ये टेक्स्ट बॉक्स आपका छोटा हो गया है तो इसको आप सेलेक्ट करें और ऐसा पकड़कर थोड़ा सा खींच सकते हैं, बराबर हो गए, और दोनों को लाकर आप जो है इनके सामने सेट कर दो। इनके सामने क्यों सेट करें, क्योंकि जब हम लेबल ले रहे हैं तो लेबल होता है किसी भी कंट्रोल का आइडेंटिफायर, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर किया जाएगा ये बताने का काम करते हैं लेबल, और काम क्या किया जाएगा इस फॉर्म के अंतर्गत उसको करने का काम होता है ये बटन का। किसका होता है, बटन का। ये ले लिया हमने। ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले लेबल कंट्रोल मतलब लेबल, बटन और जो फॉर्म कंट्रोल होता है और टेक्स्ट बॉक्स, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। हालांकि हम आईडी यानी कि जो आईडी के अंतर्गत जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो भी हमारे कंट्रोल है, वो हम बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इनका नाम फटाफट चेंज कर लेते हैं। इस लेबल का नाम कर लो क्या, वैल्यू, या फिर इसका नाम कर लेते हैं हम क्या, जैसे मान लो एज कर लेते हैं। इसका नाम कर लेते हैं हम क्या, आंसर, ठीक है। इसका नाम कर लेते हैं आंसर और इसका नाम कर दो ओके, मतलब ओके पे हम जब क्लिक करें तो आंसर आ जाए। तो ये नॉर्मल फॉर्म है। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये देखिए हमारे सामने कोडिंग आ गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जहाँ कर्सर आता है वहीं आपको कोडिंग करना है। देखिए प्राइवेट सब बटन का क्लिक इवेंट, इवेंट क्या होता है, एक घटना होती है, एक मतलब एक प्रकार से जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। मान लो हम लेफ्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, क्लिक इवेंट हो गया। तो बटन में जब लेफ्ट क्लिक किया जाएगा तभी ये काम करेगा, इसी को बोलते हैं बटन का क्लिक इवेंट। एक प्रकार की प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर का मतलब जिसकी वैल्यू रिटर्न नहीं की जा सकती। तो हम ले लेते हैं डिम एज एस इंटीजर। एज को हम इंटीजर टाइप ले लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम बताता हूँ मैं। और एज में जो है, एज में वैल्यू कहाँ से आएगी, हमने टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं एक, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो टेक्स्ट जो भी रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, एज में चला जाएगा। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं एज को। इफ़ एज बड़ा है या बराबर किसके, 18 के, ठीक है। एज बड़ी है या बराबर है, बड़ी। अब देखिए ये जो बीच में लगा है ये तो इक्वल ऑपरेटर, इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे भी ये इक्वल का भी काम करता है और ये ग्रेटर देन, यानी कि एज बड़ा है। एज में जो भी इनपुट किया गया है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में जो इनपुट किया गया वो कहाँ चला गया, एज में। और एज को चेक कर रहे हैं हम कि एज बड़ी है या बराबर किसके, 18 के। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है हमारा, जिसको हमने लिए है आंसर के लिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या प्रिंट हो जाए, यू कैन वोट। यू कैन वोट मतलब भाई आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सिंपली हम रन करा के देखते हैं। अभी रन आपका पहला फॉर्म हो रहा है। तो देखिए एक और चीज़ है, फॉर्म के सीक्वेंस को कैसे चेंज करें। जब हम यहाँ हम क्या सीखने वाले हैं कि जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब फॉर्म ले चुके होते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ मेरे पास में यहाँ देखेंगे तो यहाँ मेरे पास में 2 फॉर्म है। हम चाहे तो ये फॉर्म की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। देखिए यहाँ 1 फॉर्म 2 फॉर्म, 2 के अलावा ये 10 फॉर्म भी हो सकते हैं VB.NET के अंतर्गत। अगर इन फॉर्म में से आप चाहते हो कि फॉर्म 1 बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है पर आप चाहते हो फॉर्म 2 रन हो, तो उसी को हम बोलते हैं स्टार्टअप फॉर्म को चेंज करना। तो हम सीखने वाले अभी स्टार्टअप फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं। तो अभी 1 रन हो रहा है, हमको 2 रन करना, तो सीधे आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ही देखिए यहाँ पे माय प्रोजेक्ट लिखा है। माय प्रोजेक्ट में आपको राइट क्लिक करना है और जस्ट नीचे जाना है आपको प्रॉपर्टीज़ में।
देखिए इस विंडो के अंतर्गत देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो है टैब दिख रहा है। इस टैब के अंतर्गत जो भी डिटेल खुल रही है, जैसे पहले में हम देखें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में आपको माय प्रोजेक्ट है, रूट नेम स्पेस दिख रहा है, डॉटनेट फ्रेमवर्क का वर्जन दिख रहा है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, और साथ ही दिख रहा है स्टार्टअप फॉर्म। तो स्टार्टअप फॉर्म में आप कोई भी फॉर्म जितने भी आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में है उनमें से यहाँ लिस्ट दिख जाएगी। आप 2 करना है, 3 करना है, जो भी करना है। अभी मैंने कर दिया 2, और 2 करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा सेकंड, और उसके बाद मैं इसको रन करूँगा सिंपल, तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टअप फॉर्म है वो चेंज हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं हमने एज में जो भी इनपुट किया जाएगा वो एज नाम के वेरिएबल में चला जाना चाहिए, और कंडीशन चेक करने के बाद वो आ जाना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 में। तो यहाँ हम इनपुट करते हैं सिंपल क्या, 19 इनपुट करें, यू कैन वोट, ठीक है। पर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 19 की जगह हम करते हैं 17। तो देखिए कुछ आंसर आया क्या, नहीं। तो जब राइट होने पर, यानी कि कंडीशन राइट होने पर ही आंसर आता है, उसे बोलते हैं सिंपल इफ। रॉन्ग होने पर आंसर नहीं आता। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम डबल क्लिक करते हैं और यहीं पे जाते हैं, देखिए यू कैन वोट जो लिखा है वहीं पे लिखते हैं एल्स। जब हम इफ़ के साथ में, इफ़ मतलब यदि ये कंडीशन सही है तो आंसर ये आना चाहिए, ये कंडीशन अगर सही है तो आंसर ये आना चाहिए, नहीं तो, एल्स मतलब नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए नॉट एलिजिबल, नॉट, इस प्रकार से हमने लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, एज अगर 18 से बड़ी है, 18 के बराबर है, तो आंसर ये प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो ये आंसर प्रिंट होना चाहिए। तो फिर से रन करिए, और रन करने के बाद हम देखेंगे, जैसे मान लो आपने 17 इनपुट करे तो आप नॉट एलिजिबल दिख रहे हो, अगर आप 18 इनपुट करते हो तो आप एलिजिबल दिख रहे हो, यानी कि यू कैन वोट, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है। तो हमने अभी क्या देखे, सिंपल इफ और एल्स इफ देखें। इसके बाद हम जो देखेंगे नेस्टेड इफ भी देखेंगे, लेटर स्टेटमेंट भी देखेंगे, सेलेक्ट केस भी देखेंगे, ठीक है। और उसके अंतर्गत हम जो है कंटिन्यू भी आएगा हमारा। कंटिन्यू मतलब एक और है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत ही, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत, और एक और आ जाएगा आपका ब्रेक। तो इन सारी कंडीशंस को हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे लूपिंग की। लूपिंग के अंतर्गत फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है, और वाइल लूप है। तो इन सारी कंडीशंस को, कंट्रोल स्टेटमेंट को हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, सिंपल इफ और एल्स इफ। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।